So welcome back to the another video. So in this video we will start our new chapter of class 9 science, that is atoms and molecules. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हमने अपना चैप्टर फर्स्ट किया था और चैप्टर सेकंड किया था, उस चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में हमने देख लिया था कि जो जितनी भी चीजें हैं हमारी पूरे वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में, उसको हम बोल रहे हैं मैटर। अब देखो आगे आगे चल के और ज्यादा स्टडी हुई, मैटर को क्या और अच्छे तरीके से पढ़ा गया। तो मैटर के बारे में और ज्यादा पढ़ा गया तो उसको क्या है थोड़ा और डिवीजन करके एटम्स और मोलिक्यूल में डिवाइड किया गया। मींस शुरू से समझते हैं कहां से हमारी स्टोरी स्टार्टिंग। देखो सबसे पहले बात आती है इंडियन फिलोसफर्स, जो इंडियन बोल सकते हैं, इंडियन जो साइंटिस्ट है उसमें से एक नाम आता है महर्षि का, महर्षि कन्नड़। तो उन्होंने ये बताया था कि जो अगर हम कोई भी मैटर लेते हैं या कोई भी हम क्या बोलते हैं पदार्थ लेते हैं, पदार्थ हिंदी में बोलते हैं मैटर को, तो अगर हम उसको छोटा छोटा मतलब कट करते जाएं, बीच में से छोटा सा कट किया, फिर इसको कट किया, फिर इसको कट किया, अगर हम बिल्कुल लास्ट तक उसको कट करें तो लास्ट में एक पॉइंट बच जाएगा जिसको हम क्या और ज्यादा कट नहीं कर सकते। मीन्स एक तरीके से उसको और ज्यादा क्या मतलब कि अलग अलग नहीं कर सकते, और वो जो लास्ट में चीज बच जाएगी उसी को आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। इसको हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु का मतलब होता है हमारा एटम। तो ये बात हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्या बहुत पहले ही बता दी थी। सेम बात यही जो हमारे एशियंट ग्रीक थे, मतलब वहाँ के फिलोसफर, तो उन्होंने भी सेम यही बात बताई कि अगर हमारा कोई भी मैटर है उसको हम डिवाइड करते चले जाएं तो वो लास्ट में जाके एक हमारा सिंपल सा पॉइंट बच जाएगा जिसको हम बोलते हैं अपना एटम। और एटम ही क्या होता है, एटम हमारी बोल सकते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। तो एटम के बारे में हमारी मतलब ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि लोगों के बीच में और जो साइंटिस्ट के बीच में ये जाने लग गई। अब देखो जितने भी साइंटिस्ट थे, जो भी मतलब पढ़ने वाले थे इस चीज़ को, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लग गए, चलो भाई ठीक है, जो सारी चीज़ें वो मैटर से मिलकर बनी हुई है, और जो मतलब कि जो सारी चीज़ें वो मैटर से, और जो मैटर है वो हमारा एटम से मिलके बना हुआ है। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो एटम है उसकी स्टडी कैसे की जाए, वो दिखने में कैसा है, उसके साथ क्या क्या सब कुछ होता है, वो सब मतलब इन सब की स्टडी क्या होने लगी। और उन सब की स्टडी को उनमें क्या पॉइंट निकल के आए, हमने एटम्स के क्या नाम रखे, क्या सिंबल रखे, वही सब चीज आती है हमारी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 साइंस, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो ये कहा गया था कि जो भी एटम्स होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो एटम्स करेंगे। मींस जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो भी क्या है एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके हिसाब से दो लॉज दिए गए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स ये कहा गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये क्या कहा गया कि सिंपल पॉइंट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिंपल सी बात मतलब कही गई। मतलब कि अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप A प्लस बी कर रहे हो और उससे मेरा C प्लस क्या D बन रहा है, तो यहाँ पर जो A B का मास होगा वो क्या है कन्वर्ट हो जाएगा CD में, ना कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मास ऐड हो जाएगा और मतलब कि कुछ मास क्या कम हो जाएगा। मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल मिला के अगर मेरा 100 ग्राम मास है तो इधर का टोटल मिला के भी मेरा क्या होगा 100 ग्राम मास ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बात क्या आई कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये आ जाती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल हो गया कि इधर का मास मतलब रिएक्टेंट का मास टोटल होगा हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उनके मास के इक्वल होगा। मींस मास कभी भी मतलब हम खत्म नहीं कर सकते कि इधर मेरा 100 था उधर मेरा क्या 97 ही बच गया, और जो 3 ग्राम है मतलब उसका कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो कहां पर गया। हाँ ऐसा हो सकता है कि 3 ग्राम की मेरी क्या है H2 मतलब कि हाइड्रोजन या फिर कोई गैस बन गई, लेकिन हाँ मतलब कि इधर 100 है तो टोटल उधर भी तो 100 ही है ना, तो टोटल मास जो होगा वो हमेशा मेरा क्या होगा सेम ही होगा। मींस वो कभी भी क्या खत्म नहीं होगा। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बात है। फिर देखो सेकेंड जो लॉ इसमें दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट CONSTANT कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इसको हल्का हल्का हम पहले भी रीड कर चुके हैं। देखो लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो कि केमिकल रिएक्शन होगी या हमारा कोई प्रोडक्ट या फिर हमारी कोई चीज बनेगी वो हमेशा उन्हीं एलिमेंट से या फिर उन्हीं जो रिएक्टेंट्स है उन्हीं से बनेगी जो कि उसके पहले से क्या है मतलब कि फिक्स प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को H2O बनाना है या फिर मेरे को CO2 या फिर मेरे को मतलब कोई भी मेरे को कंपाउंड बनाना है,
तो जो H2O है उसको बनाने के लिए मेरे को H चाहिए और O चाहिए, CO2 बनाने के लिए मेरे को C चाहिए और O चाहिए। एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अगर कुछ कंपाउंड बनाना है जो कि पहले से ही है, मतलब कि तो उसमें जो जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वही मेरे को लगेंगे। अगर मैं यहाँ पर N रख देता हूँ मीन्स HON मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और मैंने क्या नाइट्रोजन भी डाल दिया उसमें कि चलो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा चीज़ है, बोलते हैं ना चलो भाई मतलब इसको भी खिला लो ऐसा कुछ करके, मैंने एंड भी इनको दे दिया कि भाई H2O क्या है, चलो H और O तो आपस में मिल के तुम H2O तो बनाते हो, N भी रख लो, N भी कहीं एडजस्ट कर लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा H और O ही मिल के H2O बनाएंगे, उसमें N का कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉइंट आया कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स अगर कोई कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है हमेशा वही एलिमेंट होंगे तभी वो मेरा कंपाउंड बनेगा। ये पहली बात होगी। दूसरी बात इसमें आ गई, अगर H के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है तो हमेशा जब भी मेरा H2O का कंपाउंड बनेगा उसमें हाइड्रोजन के 2 लगेंगे और ऑक्सीजन का मेरा क्या 1 लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन का एक एटम लगेगा और ऑक्सीजन के क्या मेरे 2 एटम लगेंगे, तभी मेरा क्या CO2 बनेगा। ये आ जाता है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस जो भी मेरा कंपाउंड बनेगा वो हमेशा क्या एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। ये मेरा आ जाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन दो लॉज के अकॉर्डिंग ही आगे की जो भी स्टडी है एटम्स के रिलेटेड, एटम्स मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो सब कुछ करी गई। अब देखो ये लॉज आ जाते हैं। अब इन लॉज के बाद आती है हमारी डाल्टन्स की थ्योरी। मींस देखो एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने इन लॉज को भी पढ़ा और जो भी वहाँ पर सारी पॉइंट्स हो रहे थे कि भाई मतलब एटम्स दिखने में कैसा है, एटम्स है क्या, उन सबको चीज़ को पढ़ के उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, THEORY। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो बोलते थे कि जो भी हमारा पूरा जो एटम पूरा जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो हमारा क्या है एटम से मिलके बना हुआ है। मतलब मैटर्स कोई भी हमारा पूरा कोई भी कितना बड़ा भी कोई साइज का कोई भी चीज़ है वो क्या है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं एटम्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या अपनी थ्योरी में रखा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है और उसको हम क्या ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो बस रिएक्शन में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या उसको जो एटम्स है, एटम्स आर इंडिविजुअल, DIVISIBLE, जो एटम्स है वो हमारे क्या इंडिविजुअल है, मतलब उनको हम क्या और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, वो ही हमारी क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाती है। आगे हमारे उसके सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि जो सेम एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट हैव सेम एटम्स। मतलब कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, 2 सेम एलिमेंट लेता हूँ, तो उनके जितने भी सारे मतलब पूरा एक एलिमेंट लिया उसके जितने भी सारे एटम्स होंगे वो क्या होंगे मेरे सारे सेम होंगे। उनकी मासेस, उनका जो मास होगा हर एक का वो भी सेम होगा साथ साथ में, और जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी मेरी सारी सेम होंगी। मीन्स जितने भी एटम्स है वो सब क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे ऑफ सेम एलिमेंट, अगर मैं सेम एलिमेंट लेके चलता हूँ तो ये उन्होंने थर्ड पॉइंट कहा। और फोर्थ पॉइंट इसी का उल्टा है कि मतलब अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट लेता हूँ तो उनके जो एटम्स होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनके मासेस होंगे, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्या होंगी मेरी अलग अलग होगी। ये उन्होंने कहा अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे उन्होंने कहा कि जो एटम्स है वो आपस में क्या कंबाइन होते हैं इन अ होल नंबर। यहां पर ध्यान रखना एक वर्ड है होल नंबर, मींस एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एज अ होल नंबर और एक नए कंपाउंड को क्या मतलब बनाते हैं। यहां पर पॉइंट ये आता है कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CO2, तो CO2 में मतलब कि कार्बन है मेरे 1 और ऑक्सीजन है मेरे 2, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा एक होल नंबर आ गया। मीन्स कार्बन का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, तब जाके मेरा क्या बनेगा मेरा CO2 बनेगा। यहाँ पर हमेशा जो एटम्स हैं वो एक होल नंबर में कंबाइन करेंगे जब भी मेरा क्या बनेगा एक बोल सकते हैं एक कंपाउंड का जो मोलिक्यूल है या फिर एक कंपाउंड है वो बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो कार्बन है कार्बन का 1.25 रिएक्ट कर जाए और भाई चलो ऑक्सीजन का तो 2 ही कर जाए, मतलब ना तो पॉइंट में होगा और ना ही ऐसे होगा कि भाई चलो इसका हाफ रिएक्ट कर गया और उसके मतलब कि 5/2 रिएक्ट कर गए, ऐसा मतलब वो तो कट ही जाएगा 5/3 ऐसे रिएक्ट कर गए। ऐसा नहीं होगा। जो एटम्स हैं वो क्या पूरे मतलब कि अगर रिएक्शन हो रही है तो एटम्स ये जो एटम है ये पूरा ही रिएक्शन में जाएगा। ऐसे नहीं कि इसका आधा पार्ट चला गया और आधा क्या है मतलब जरूरत नहीं है तो ये आधा रखा हुआ है। रिएक्ट करेगा तो पूरा रिएक्ट करेगा वरना वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो एटम्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं कैसे कंबाइन करते हैं वो एज अ होल नंबर मतलब कि कंबाइन करते हैं, मतलब पूरे नंबर्स हमारे होंगे, ऐसे हाफ में नहीं होगी। आगे उनका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है वही जैसे हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वही कहते हैं कि जो भी एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं वो क्या है एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में कंबाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल्स अपना H2O का ही लेके चलते हैं, सबसे सस्ता एंड टिकाऊ। अगर हाइड्रोजन H2O बनाने में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगता है तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही लगेगा, और अगर H के 2 चाहिए ऑक्सीजन का 1 चाहिए तो हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का क्या मतलब एक एटम ही चाहिए, तभी मेरा क्या बनेगा एक कंपाउंड बनेगा। तो अपने अकॉर्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या मेरे को ये 6 हम
मतलब हमको ये 6 पॉइंट दिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं से मतलब कि काफ़ी बातें आगे चल के मतलब कि और ज़्यादा स्टडी हुई और काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ पर क्लियर हो गई कि एटम्स क्या है, जो भी मैटर्स है वो सब कुछ क्या है, एटम से मिलके बना हुआ है। एटम जो है वो इंडिविजुअल है, उनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। सेम एलिमेंट के हमारे क्या हमेशा सेम एलिमेंट होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी मासेस क्या होगा, सब सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मासेस क्या होगा, अलग होगा। जो एटम्स हैं वो होल नंबर में कंबाइन करेंगे तब हमारा क्या एक नया कंपाउंड बनेगा, और वो हमेशा क्या है एक फिक्स कॉम्पोजिशन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या है कंबाइन होकर तभी हमारा क्या कंपाउंड बनेंगे। तो ये सब आ जाते हैं हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब कि इससे क्या पॉइंट्स आ जाते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सिंपल सा कि जो हमारा एटम्स आए। अब देखो यहाँ पर ये बात डाल्टन ने भी क्लियर कर दी थी कि मतलब डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई हमारा जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट आते हैं। अब एटम्स जो थे, एलिमेंट्स जो थे पूरे वर्ल्ड में से कहीं से कोई सा एलिमेंट मिल रहा था, कहीं से कोई सा एलिमेंट मिल रहा था, सब अपने अपने तरीके से उनके नाम रख रहे थे। भाई कोई नई चीज मिलेगी उसका मतलब कि नामकरण होगा, इन्वेंशन, किसी ने डिस्कवरी किया उसका नाम रख दिया। कोई क्या कर रहा था, मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई नया एलिमेंट को मतलब डिस्कवर किया है तो उसने अपने नाम पे उसका नाम रख दिया, किसी कंट्री ने अपने नाम पे नाम रख दिया। तो मतलब कि नाम रखने का मतलब कि यहाँ पर शुरू हो गई नाम रखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे ए, बी और सी और डी मेरे मतलब 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो 4 एलिमेंट में चारों के मतलब कि क्या अलग अलग नाम रखे जा रहे हैं कि कहीं पर कोई रख रहा है, कहीं पर कोई अपना नाम रख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंट्री में तो इसको ये बुलाया जा रहा है और दूसरी कंट्रीज में इस वर्ड को मतलब सही से प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, या फिर वहां पर उसका नाम ही कुछ और है। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाल्टन ने क्या कहा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे उनको हम क्या एज अ रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सिंबल। सिंबल देखो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए, यहाँ पर पेज नंबर आपके 33 पर आ जाएंगे कि जो डाल्टन थे, डाल्टन ने उन्होंने कहा कि जो ये जितने भी एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के उनको हर एक को क्या है अलग अलग सिंबल दिया जाएगा। मीन्स अगर एक सिंबल एक एलिमेंट को दे दिया गया है, एक एटम को दे दिया गया, तो वही सिंबल दूसरे वाले एलिमेंट को नहीं दिया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का इसमें ये दिखाया हुआ है, मतलब कि इस तरीके से हाइड्रोजन का अगर मेरा ये सिंबल है तो ये सिंबल और किसी भी एलिमेंट के एटम्स का नहीं होगा, ये हमेशा क्या हाइड्रोजन का ही होगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या सिंबल का एक तरीके से बोल सकते हैं नामकरण हुआ कि हर एक जो एलिमेंट है उसका क्या होगा हमारा एक फिक्स सिंबल होगा। ये आते हैं हमारे ओल्ड वाले सिंबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी में पेज नंबर आपके पास बुक होगी, पेज नंबर 33 पर आ जाते हैं जो हमारे सारे सिंबल्स हैं, ये इस तरीके से आते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंबल में भी प्रॉब्लम आने लगी कुछ। तो देखो ये वाले सिंबल दिखने में कुछ हार्ड से है और मतलब कि कोई इनको मान रहा था, ज़्यादातर वैसे लोग मान ही रहे थे, लेकिन कोई मतलब फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी, अपना अलग अलग नाम रख रहे थे सब। देखो हमने अभी बात की है कि जो भी एटम्स हैं, जो फाइंड कर रहा था वो अपने नाम से उनका क्या नाम रख रहा था, मीन्स जिस कंट्री से फाइंड हो रहा है उसका ही नाम रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगी कि मतलब 2 कंट्रीज के नाम भी सेम हो सकते हैं, 2 पर्सन के नाम भी सेम या फिर मतलब कि मिलते जुलते हो सकते हैं। तो वहां पर जो एटम्स का नाम रखा गया, एलिमेंट्स का एक स्पेशल नाम रखा गया, वहां पर मतलब क्या काफी कंफ्यूजन होने लग गया। तो यहाँ पर मतलब कि एक एंट्री होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसको बोलते हैं IUPAC। IUPAC का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन्स ये क्या होता है, एक तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जो भी जितने भी केमिस्ट्री की मतलब जितने भी फैसले बोल सकते हैं, जितने भी जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ से हमारे निकलते हैं। मीन्स किस कंपाउंड का क्या नाम रखा जाएगा, किसका कितना मास होगा, किसकी कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन मतलब बुक्स में क्या लिखा जाएगा। केमिस्ट्री की बुक्स में मेनली ये हमारा क्या है, जो भी केमिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की उसको क्या मतलब कि कंट्रोल करता है। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने यहाँ पर जो केमिस्ट्री के टीचर्स बोल सकते हैं, प्रोफेसर जो थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ रूल्स लाए। उन्होंने कहा कि जो भी कंपाउंड मतलब जो भी हम एलिमेंट रखेंगे उसका जो सिंबल होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका जो फर्स्ट जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास HYDROGN, मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होगा मीन्स जो भी मेरे पास एलिमेंट है उसका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर में कैपिटल में लिख देता हूं, तब वही होगा मेरा उसका सिंबल। ये पॉइंट क्लियर हो गया था। अब आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आने लगी। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एल्यूमिनियम, एक तो एल्यूमिनियम हो गया और मेरे पास ए से ही कुछ और हो गया। तो वहाँ पर अगर उसको ए मिल गया तो यहाँ पर बात है कि इसको भी ए देना है या नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर कोई सिंबल मतलब पहले से मिल चुका है या फिर कोई मतलब कि एलिमेंट्स का बड़ा नाम है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका पहला लेटर तो हम लिखेंगे उसका कैपिटल और जो दूसरा लेटर है उसको हम क्या स्मॉल में लिख देंगे, वो उसका सिंबल हमारा बन जाएगा।
तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि जो एलिमेंट का नाम है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिख दो, और जो सेकंड जो रूल उन्होंने कहा कि नाम रखने का तरीका, उन्होंने कहा जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल में लिख दो और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल में लिख दो। अब देखो यहाँ पर ये भी ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरे पास आ गया एक तो कॉपर और एक मेरे पास आ गया कोबाल्ट, COBALT। देखो कॉपर का अगर मैं सिंबल रखना चाहूँ इस रूल के अकॉर्डिंग तो CO बनेगा, और कोबाल्ट का भी क्या बनेगा, मेरा CO ही बनेगा। अब देखो CO कोबाल्ट को मिल चुका था, अब बात आई कॉपर की। अब कॉपर का भी अगर मैं CO दे देता हूँ तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और ऐड ऑन कर दिया गया रूल कि देखो पहला लेटर तो देखो पहला तो हमेशा रखा ही जाएगा जो कि होगा एक कैपिटल, हम उसको क्या है जो लेटर होगा वो अल्फाबेट होगा वो उसको हम कैपिटल में रखेंगे। दूसरा हम उसको सिंबल दे देंगे जिस कंट्री से या फिर जिस जगह से वो मिला है उसका हम सिंबल दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉपर का रख दिया CU और कोबाल्ट का रख दिया CO। तो इस तरीके से हमारी मतलब कि थोड़ा डिफाइन होने लग गया कि किस एलिमेंट का मेरा क्या सिंबल होगा। जैसे आपके पेज नंबर NCERT में 34 पर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे एल्यूमिनियम का AL, आर्गन का AR, बेरियम का BA आ जाता है, बोरोन का B। ये सब सिंबल्स भी आपको क्या याद होनी चाहिए किसका हमारा क्या सिंबल होता है। सारे हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री में आप जब तक भी केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th 12th में अगर साइंस लेते हो तो भी ये क्या है वहां पर हमारे बहुत अच्छे से यूज होंगे। तो जितने भी जो एलिमेंट्स है वो जो सिंबल्स है उनके जो सिंबल्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये सब कहानी आती है मेरी की मतलब कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके बाद मेरे सिंबल्स आए, उसके बाद मतलब उनके जो नाम्स है, जो पहले तो सिंबल ऐसे होते थे मतलब कुछ ऐसे ऐसे बना दिया, फिर उनके सिंबल्स हमारे क्या किस तरीके से रखे गए, एक लेटर की फॉर्म में उनके सिंबल रखे गए। तो ये सब हमारे पॉइंट से आ जाते हैं। बाकी देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो भी एलिमेंट है उनका नाम और उनका जो सिंबल है वो आपको क्या अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने अगर डाल्टन जो थ्योरी है उसको ध्यान से पढ़ा था, ध्यान से पढ़ा होगा आपने, तो आपने एक वर्ड सुना था, एक हमारा मतलब कि एक पॉइंट आता था उसमें ये कहा गया था कि जो सेम एलिमेंट होंगे उनके जो एटम्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, सेम होगा, और डिफरेंस का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आया जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अब साइंटिस्ट इस चीज़ पर मतलब कि अपनी रिसर्च कर रहे थे कि ये एटॉमिक मास है क्या चीज़, और है तो है लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि उस टाइम पर तो इतने मतलब कि हाई क्लासीफाई बोल सकते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोप्स और जो माइक्रोस्कोप कह दो या फिर मतलब ऐसी डिवाइसेस नहीं थी कि हम जो एलिमेंट है उसका क्या वेट कर सके। भाई हमारे पास किलोग्राम में, ग्राम में मैक्सिमम इतना ही तो वेट कर सकते थे उस टाइम पर ज़्यादातर, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी डिवाइसेस उस टाइम पर नहीं थी कि हम किसी एटम का या फिर बोल सकते हैं किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का वेट निकाल ले। अब काफ़ी हद तक हमने काफ़ी मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने मतलब काफ़ी मतलब कि तरक्की बोल सकते हैं कर ली है कि हम मतलब कि क्या जो एक माइक्रोस्कोप स्टेटोस्कोपी की हेल्प से हम किसी भी एटम का या फिर कुछ मॉलिक्यूल का क्या वेट निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी। तो वहाँ पर जो एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है वो समझाया गया, वो ऐसे समझाया गया, इसको ध्यान से समझना। एटॉमिक मास जो टॉपिक होता है, मैंने देखा कि इवन बच्चे 12th पास कर लेते हैं तब भी उनको एटॉमिक मास का जो रियल मीनिंग है, जो रियल डेफिनेशन है वो मतलब क्लियर नहीं होती, बस याद करके काम चला लेते हैं। देखो ध्यान से समझो हर एक चीज को। यहाँ पर देखो एटॉमिक मास आता है। एटॉमिक मास पहले क्या लिया गया, पहले लिया गया कि जो मेरा पास हाइड्रोजन है उसका किसी तरीके से एटॉमिक मास निकाल लिया गया, मतलब उन्होंने अपनी रिएक्शन करके और उसका रख दिया गया 1 AMU। यहाँ पर AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जैसे मान लो कोई मैं चीज लेने जाता हूँ उसकी यूनिट तो कुछ होगी, मतलब कोई मास लेता हूँ या तो किलोग्राम होगी या ग्राम होगी या टन में होगी, मतलब कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होगी। लेकिन ये जो मेरे एटम्स है ये इतने ज्यादा हल्के हैं कि इनको मैं ग्राम में तो मेजर नहीं कर सकता, किलोग्राम में तो वैसे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नई यूनिट को, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया जो कि थी AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट। तो उन्होंने वहां पर कहा कि जो मेरा हाइड्रोजन है उसका जो मास है वो मेरा क्या है 1 के अराउंड है, मींस जो हाइड्रोजन का मास है वो मेरा 1 एटॉमिक मास यूनिट है। और जो भी मेरे एलिमेंट्स मिलेंगे, जो भी मेरे अलग आगे एलिमेंट्स आएंगे वो हाइड्रोजन से जितने भी ज्यादा भारी होंगे उनका उतना ही मास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का लें तो कार्बन जब कार्बन के बारे में स्टडी किया गया तो पता चला कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। तो उसके हिसाब से अगर हाइड्रोजन का मास 1 AMU है तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 12 AMU हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कितना भारी था, वो 16 गुना भारी था, तो ऑक्सीजन का मास कितना रख दिया जाएगा, मतलब कि 16 AMU रख दिया जाएगा। तो काफी हद तक हमारे पॉइंट सही चल रहे थे। लेकिन आगे और रिसर्च हुई, आगे वो रिसर्च के बाद पता चला कि जो हाइड्रोजन का मास है वो 1 ना होकर 1.000 समथिंग 3 मतलब कि मेरा कुछ AMU ये
आता है। अब देखो ये अगर 1 नहीं है तो पूरा पूरा ये भी 12 नहीं होगा, और अगर ये 1 नहीं था तो मतलब कि 1 से थोड़ा ज़्यादा था तो पूरा पूरा 16 ये भी नहीं होगा। तो जो हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट था, मीन्स हाइड्रोजन को एक बेस पॉइंट मान के, हाइड्रोजन को बेस मान के और सबका मास निकालना, इसको क्या कर दिया, एक तरीके से मतलब मना कर दिया, मतलब इसको क्या हटा दिया कि हाइड्रोजन को मतलब कि क्या बेस नहीं मानते, हम किसी और चीज़ को बेस मानेंगे जो कि हमारा इजीली अवेलेबल भी है और ज़्यादातर चीज़ों से रिएक्ट भी करेगा और मेरा सब कुछ काम भी होगा। अब देखो आप और सिंपल वर्ड्स में समझो तो जो मेरा एटॉमिक मास यूनिट आता है वो आता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आपको बस ये वाला जो लाइन है ये समझनी है और यही यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी यही आएगा कि जो 1 एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है, सिंपल आपको ये पॉइंट क्या है लिखना है। अब देखो इस चीज को समझो, अब यहाँ पर आता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है, जो कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब है देखो कार्बन है, कार्बन नेचर में अलग अलग तरीकों से मतलब अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, तो उसमें जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, देखो जो आइसोटोप्स वर्ड है ये चैप्टर के लास्ट तक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आइसोटोप्स किसे कहते हैं। अभी यहाँ पर समझो कि कार्बन का मेरे पास 12 वाला एटम है, उसका जो मास है अगर मैं उसका 1/12 कर दूं तो वो मेरा किसके इक्वल आता है, वो मेरा 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आता है। तो ये मेरा यहां से कंसेप्ट आया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है, एटॉमिक मास यूनिट है जो कार्बन 12 का जो मास है अगर उसका मैं 1/12 कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगी, 1 AMU मेरी यूनिट आएगी। अब इसी के बिहाफ पे मतलब कि और जो मासेज होंगे उसके मास रख दिए जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन का मास होगा, जैसे कार्बन 12 का मास मेरा 12 होता है और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक तरीके से 1 AMU आ जाएगा, और ऑक्सीजन कार्बन से मतलब कि जितना भारी है तो उस हिसाब से मतलब कि इसका क्या है मास आ जाएगा। ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा, एल्यूमिनियम है इसको 23 आ जाएगा, और भी मेरे पास मतलब कि जो कार्बन है, कार्बन का तो खैर 12 है ही, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कि जो अब बेस ले लिया गया, जैसे पहले हाइड्रोजन था अब मेरा क्या है कार्बन 12 एटम मेरा क्या है बेस ले लिया गया, और 1 AMU किसके को लागी 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट मतलब कि एक तरह से पॉइंट आ गया कि एटॉमिक मास, और ये इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट मेरी क्या होती है वो। बाकी एटॉमिक मास तो सिंपल मतलब ये एटॉमिक मास मतलब कि जो एटम है उसका मास कितना है उसको बोलेंगे एटॉमिक मास, और यूनिट होगी मेरी 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये मेरा सिंपल सा क्या कंसेप्ट आ जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर 35 पर आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनके सामने उनका क्या एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तो वो मतलब कि उनका जो एटम है वो कितना भारी होता है। तो ये जो जितने भी एटॉमिक मासेज हैं ये सब आपको क्या याद होने चाहिए। मीन्स वैसे तो देखो अगर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उनके नीचे लिखा होता है कि इस एलिमेंट का इतना मास, इस एलिमेंट का इतना मास, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए जो भी एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है, बाकी जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो तो आपको क्या अच्छे से याद होने ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपका नया जो टॉपिक आता है वो आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। मींस हमने पढ़ लिया कि जो मैटर है वो एलिमेंट से मिलके मतलब सॉरी जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये जो एटम्स है ये रहते कैसे हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से हो रखी है। देखो अगर इस बात को समझे, जो मोस्ट ऑफ द एटम्स हैं वो क्या होता है एक दूसरे से मिलके रहते हैं, मींस वो क्या मॉलिक्यूल बना के रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ही देखो, अगर आप क्लास में जाते हो तो आप मतलब कि पहले दिन मान लो न्यू स्टूडेंट, तो पहले दिन हो सकता है आपकी किसी के साथ सिर्फ हाय हेलो हो, लेकिन कुछ दिन बाद आप क्या है कोई ना कोई दोस्त जरूर बना लोगे। क्लास में एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसका क्या कोई भी दोस्त नहीं हो। हाँ ऐसा हो सकता है किसी के ज्यादा दोस्त होते हैं, किसी के कम दोस्त होते हैं, किसी के थोड़े अच्छे हो गए, किसी के मतलब कि क्या बदलते रहते हैं, मतलब कि आज ये हो गया कल वो हो गया, लेकिन दोस्त क्या मतलब हर किसी के होते हैं। तो इसी तरीके से जो एटम्स है वो भी एक दूसरे से मिलके रहते हैं। तो एटम्स यहाँ पर दो तरीके से रह सकता है, या तो वो जो अपने अपने जैसे जैसे एलिमेंट है, मतलब कि लाइक जैसे जो बॉयज हैं बॉयज से दोस्ती करके रह सकते हैं, जो एटम्स है वो सेम गर्ल्स हो गई दोस्त और बॉयज हो गए दोस्त। या तो एटम्स मतलब कि सेम टाइप के एलिमेंट्स एटम्स जो है आपस में दोस्ती कर सकते हैं, या फिर जो एटम्स है वो अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कुछ बॉयज गर्ल्स से दोस्ती कर ले और जो गर्ल्स हैं वो क्या है बॉयज से दोस्ती कर ले, तो ये क्या हो गया आपस में मतलब दोस्ती हो गई। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, या तो सेम एटम जो है मतलब कि सेम एलिमेंट के वो आपस में मिलके रह ले, या फिर जो डिफरेंट के है मतलब कि एक अलग हो गया और दूसरे का मान लो एक हाइड्रोजन का हो गया एक ऑक्सीजन का हो गया, आपस में मिलके क्या रह रहे हैं। तो एटम्स क्या है मेरी इन दो तरीके से रह सकते हैं। अब देखो यहां से एक नई टर्म निकल के आएगी। देखो अकेली चीज थी उसको क्या बोल रहे थे एटम, अब यहाँ पर मेरा दो एटम जुड़ गए, दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा मतलब कि क्या आपस में मिलके रह रहे हैं, तो इस नई चीज़ को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल।
मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, मोलिक्यूल का मतलब हो गया सिंपल, जब आपके दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो है वो आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, तो उस जो वहाँ पर हमारी जो चीज़ बनी है उसको हम बोलते हैं अपना सिंपल मोलिक्यूल। तो जैसे यहाँ पर एटम्स मिल गए, एटम्स ने क्या बना लिया, हमारा मोलिक्यूल्स बना लिया। अब यहाँ पर मोलिक्यूल्स भी दो तरीके के बनेंगे भाई, एटम्स या तो सेम मिल लेते हैं, डिफरेंट मिल लेते हैं, उसी तरीके से बनते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है जब भी आपके क्या सेम चीजों की दोस्ती होगी, मतलब कि सेम एलिमेंट्स, तो जब भी आपके सेम एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलेंगे तो आपका कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका एलिमेंट्स बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ऑक्सीजन से क्या बनेगा, O2 बन जाएगा, और मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है नाइट्रोजन क्या बना लेगा, N2 बना लेगा। इस तरीके से मेरा बनेगा। हाइड्रोजन मतलब H2 भी बनाता है और H की फॉर्म में भी रहता है। तो यहाँ से मतलब कि जो अगर मेरे सेम एलिमेंट्स के एटम मिलेंगे तो मेरे कौन से मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ मेरे एलिमेंट्स बनेंगे। अब यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है, देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है, और मतलब अगर 3 का एग्जाम्पल ले कोई, हमारे पास 3 का एग्जाम्पल, हाँ ये आ जाता है डाई मोनो हो गया, और फॉस्फोरस ले सकते हैं, हमारे पास फॉस्फोरस P हो गया, ये P4 की फॉर्म में रहता है, तो मतलब कि 4 P मिलके ये क्या मेरा P बनाते हैं। अब यहाँ से किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 4 है, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में कि आपको कोई एलिमेंट का सिंबल दे देंगे और उससे आप क्या पूछ लेंगे, उसकी एटोमिसिटी पूछ लेंगे। तो एटोमिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी मेरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर मेरे कितने एटम्स हैं उसको बोलते हैं उसकी एटोमिसिटी। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पर मेरा 1 हो गया, और यहाँ पर इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, इसकी हमारी 4 एटोमिसिटी हो गई। इसको बोलेंगे डायटोमिक, इसको हम मोनो एटोमिक, और इसको बोलेंगे हम अपना टेट्रा एटोमिक। ये तो हमारा लेकिन सिंपल वर्ड्स होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में थे मोनोपोलिनोमियल और हमारा मतलब कि बायपोलिनोमियल, इस तरीके से। तो अगर 2 हो गए तो हम क्या बोल देंगे, डायटोमिक, और अगर सिंगल है तो मोनो एटोमिक, और अगर 4 हो गए तो हम बोल देंगे टेट्रा एटोमिक, और 4 या 4 से ज़्यादा हो गए तो उसको बोल देंगे अपना पोलो एटोमिक। तो इस तरीके से आ जाते हैं मेरे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जब भी मेरे सेम टाइप्स के एटम्स जो है वो आपस में मिक्स होंगे, आपस में केमिकली अच्छे से कंबाइन होंगे, तो वहाँ पर बन जाएंगे मेरे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जो कि मेरे क्या यही एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो आ जाता है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो दोस्ती होगी वो अलग अलग से भी होगी, मींस बॉयज गर्ल्स से भी करेंगे और गर्ल्स बॉयज से भी करेंगे, तो यहाँ पर मेरा बनेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि जब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, मतलब कि अलग अलग आ रहे हैं ग्रुप से। फॉर एग्जांपल मेरा H2O हो गया, CO2 हो गया, CaCO3 हो गया, मतलब कि जो ये देखो यहाँ पर H अलग है और ऑक्सीजन क्या अलग ग्रुप से आता है, मीन्स अलग अलग दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो आपस में क्या है बिल्कुल और मिक्स हो गया, मतलब कि एक अच्छा सा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। और ये सब मेरे क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि जब जो एटम्स है वो आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो वहाँ पर हमारी जो नई चीज़ बनेगी उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जब हमारे सेम टाइप्स के एटम्स जो हैं वो आपस में मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बनेगा। और अगर हमारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स अच्छे से मिक्स हो गए, मतलब एक केमिकली स्टेबल चीज बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे अपना मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये हमारे क्या मॉलिक्यूल्स का टॉपिक आ जाता है। अब देखो लास्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं आयन। आयंस का वैसे हल्का सा यहाँ पर ओवरव्यू समझेंगे हम, बाकी जो इसका टॉपिक है वो आपको चैप्टर के लास्ट तक, और जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पर इसका मतलब क्या है और अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा। बाकी अभी आप ये समझो कि आयंस किसे कहते हैं। आयंस मेरा सिंपल एटम ही होता है, लेकिन अगर किसी एटम्स पर मतलब क्या मेरा पॉजिटिव साइन या फिर कोई एटम है उस पर क्या नेगेटिव साइन लग जाए, मीन्स जो चार्ज वाला मेरा एटम होगा इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा होगा, तो उसको एटम ना बोल के हम क्या बोल देंगे, हम सिंपली आयन बोल देंगे। और ये किस तरीके से होता है, मतलब कि पॉजिटिव क्यों लगता है, नेगेटिव क्यों लगता है, वो सब हम क्या इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या है सिंपल ये टॉपिक आ जाते हैं। हमने इसको मतलब कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, हमने सिंपल इसको आयंस तक कंप्लीट कर लिया। अब देखो आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले जो ये दोनों लॉज हैं इन दोनों लॉज की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। बाकी जो डेल्टन्स की थ्योरी है उनके 6 के 6 पॉइंट याद होने चाहिए। और जो भी मेरे ये एलिमेंट्स आते हैं इनके सिंबल, एंड जो मेरे एलिमेंट्स आते हैं इनका एटॉमिक मास, ये सब पॉइंट्स आपको क्या याद होने चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए डायटोमिक, एक डायटोमिक का एग्जांपल, मोनोटोमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उन सब के एग्जांपल 1 2 3 3 आपको याद होने
होने चाहिए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो राइटिंग केमिकल फॉर्मूला मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर H2O लिख दिया, मैंने CaCO3 लिख दिया, अब ये बना कैसे, मतलब कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, CaCO9 क्यों नहीं हुआ, तो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे कि ये CaCO3 क्यों है, मतलब कि जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम बनाते हैं ताकि आप बिल्कुल ईजिली से सब कुछ बना पाओ। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप जो आज की वीडियो में हमने सब कुछ सारे जो टॉपिक्स है वो समझे, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट आता है आप उसको कमेंट डाउन मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको चेकआउट कर लेंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ये वीडियो है जो आपके क्लासमेट्स है और आपके जो भी दोस्त हैं उनमें शेयर जरूर कर देना।